माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट जो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें हम लास्ट लेक्चर में जो हमने देखा हुआ था वो था मेथड्स फॉर एक्सप्रेस कंसंट्रेशन, और उसी में मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मोलैलिटी इन सब चीज़ों को देख चुके थे। उसी में कंटिन्यू कर रहे हैं आज हम आगे। मोल फ्रैक्शन, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? तो सिंपली जो मोल फ्रैक्शन होता है, the ratio of number of moles, the ratio of number of moles of one component to the total number of moles to the total number of moles of all the components present in the solution. मीन्स क्या हुआ कि जो मोल फ्रैक्शन की जो मीनिंग होती है वो क्या होता है कि जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं सॉल्यूशन में, है ना, उसमें से जिस कंपोनेंट्स का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है उस कंपोनेंट्स का नंबर ऑफ मोल्स और टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं उसका जो रेशो निकलता है वही कहलाता है मोल फ्रैक्शन। मतलब ये एक टाइप का रेशो है किसके बीच में, एक कंपोनेंट्स के बीच में और टोटल प्रेजेंट कंपोनेंट्स के बीच में जो कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। इसको इस तरह से आप समझ सकते हो कि फॉर एग्जांपल ये टू कंपोनेंट्स है, एक ए और एक बी कंपोनेंट, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे जो मोल फ्रैक्शन होता है उसको एक्स से डिनोट करा जाता है, एक्स से, स्मॉल एक्स से डिनोट करा जाता है। तो अगर आप यहाँ पर देखें कि जो इसका कंपोनेंट ए जो है इसका जो मोल फ्रैक्शन है वो है एक्स ए, ऐसा मान लेते हैं, और इसी तरह से जो बी का मोल फ्रैक्शन है एक्स बी, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो क्या हो गया, ये मोल फ्रैक्शन हो गया, और इसका कंपोनेंट ए का जो नंबर ऑफ मोल है वो मान लें एन ए, और कंपोनेंट बी का जो नंबर ऑफ मोल है वो एन बी। ये क्या हो गए, नंबर ऑफ मोल हो गए एन ए और एन बी। अब यहाँ पर कि जो मोल फ्रैक्शन होता है वो एक तरह का रेशियो है एक कंपोनेंट्स और टोटल प्रेजेंट कंपोनेंट्स के जो कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो अगर आपको इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है या इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है तो वो आप किस तरह से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मोल फ्रैक्शन, यहाँ लिख देता हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एक्स ए क्या होगा, एक्स ए ये इसका मोल फ्रैक्शन है। अगर आपको इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है तो इसके लिए आप क्या करोगे कि टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट ए, क्योंकि इसका निकाल रहा हो आप, तो यहाँ पर इसका नंबर ऑफ मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट कितना है सॉल्यूशन में, एन ए प्लस एन बी। तो यहाँ पर एन ए प्लस एन बी, तो ये क्या हो जाएगा, इस कंपोनेंट्स के लिए मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपको कंपोनेंट बी के लिए निकालना है, कंपोनेंट बी के लिए निकालना है इसका मोल फ्रैक्शन, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन एक्स बी इक्वल टू, अब ये बी का जो नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है एक्स बी कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल क्या हो गया, एन बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल क्या होगा, एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो, पर्टिकुलर कंपाउंड का कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। और
यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन होता है ना, उसकी जो किसी भी सॉल्यूशन के लिए टोटल मोल फ्रैक्शन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ बता देता हूँ मैं इसको इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ये देखिए, अब इसमें टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी सॉल्यूशन, टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन के लिए टोटल मोल फ्रैक्शन जो होता है वो मान लें आप एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि किसी भी सॉल्यूशन के लिए जो मोल फ्रैक्शन होगा वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, कब मतलब 1 से ज़्यादा नहीं होगा, कम हो सकता है लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं होगा। और दूसरी चीज़, एक पॉइंट तो मैंने इसमें आपको ये बता दिया, एक और पॉइंट इसमें ये है कि जो मोल फ्रैक्शन है ये एक तरह की क्या है, यूनिट लेस क्वांटिटी है, क्योंकि दोनों ही तरफ क्या होते हैं, मोल मोल होते हैं। तो वो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर जो होते हैं वो मोल्स होते हैं, तो कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो ये एक तरह से क्या है, मोल फ्रैक्शन, ये लिख लो आप यहाँ पर, मोल फ्रैक्शन इज यूनिट लेस क्वांटिटी, इसकी यूनिट नहीं होती है, यूनिट लेस क्वांटिटी। ठीक है, और थर्ड एक और लिख लेना पॉइंट इसमें, ये इट डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर, इट डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर। ठीक है, तो आप किसी भी इसका कोई भी सॉल्यूशन होता है उसका मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो, फार्मूले भी मैंने आपको बता दिए हैं, है ना। अब जो नेक्स्ट जो है वो, जो नेक्स्ट जो होता है उसको कहा जाता है नॉर्मेलिटी। अच्छे से समझिएगा, 5 नंबर का जो है मेथड जो है एक्सप्रेस करने का कंसंट्रेशन को, वो होता है नॉर्मेलिटी। अब नॉर्मेलिटी सिंपली अगर अपन कहें तो नॉर्मेलिटी क्या होता है कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट, है ना, डिसॉल्व इन पर लीटर, वो कहलाता है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी, ठीक है, और इसको डिनोट करा जाता है कैपिटल एन से। सिंपली इसको आप डिफाइन कर सकते हैं, है ना, इट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, it is number of grams equivalent, number of gram equivalent per liter of solution, per liter of solution। मीन्स क्या हुआ कि जो नॉर्मेलिटी होती है ना, इट इज नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो जो पर लीटर में जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होंगे वही उस सॉल्यूशन की क्या कहलाती है, नॉर्मेलिटी कहलाती है। और इसका जो फार्मूला होता है, जैसे नॉर्मेलिटी को अगर अपन इसके अकॉर्डिंग अगर इसको नॉर्मेलिटी को बताएं तो नॉर्मेलिटी मतलब n इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्राम, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन क्या हो जाएगा, ये क्या है, वॉल्यूम है ना, अपॉन वी। ये एक तरह से नॉर्मेलिटी की क्या हो गई, फार्मूला हो गया। अब यहाँ पर एक वर्ड आया हो, एक चीज आई है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, तो उसको भी आप समझ लें कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है
नंबर ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। नंबर ऑफ, या उसको मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, ये लिख लिया। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ये होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला। इस फार्मूले से आप जो सॉल्यूट का मास है और उसके इक्विवेलेंट वेट से उसको आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अब तीसरी चीज क्या आ गई है इसमें, ये जो आपको मिला है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो इसमें ये आया हुआ है इक्विवेलेंट वेट, मींस इक्विवेलेंट वेट जो है ये क्या होता है, तो इसको भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। तो इधर ही लिख देता हूँ, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन, अब यहाँ पर क्या है, एसिड और बेस जो होते हैं, एसिड के लिए इक्विवेलेंट वेट अलग होता है, बेस के लिए अलग होता है। तो अगर मैं इक्विवेलेंट वेट एसिड के लिए लिखूं, अगर एसिड के लिए लिखता हूं इक्विवेलेंट वेट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिसिटी ऑफ एसिड, बेसिसिटी बेसिसिटी ऑफ एसिड, बेसिसिटी ऑफ एसिड। अब यहाँ पर फिर देखिए, अगर इक्विवेलेंट वेट आप किसके लिए निकाल रहे हैं, एसिड के लिए निकाल रहे हैं, तो उस कंडीशन में उसका फार्मूला है मॉलिक्यूलर वेट, है ना, जो भी एसिड है ना, उसका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिसिटी ऑफ एसिड। तो अब यहाँ पर जो नया टर्म्स आया है बेसिसिटी, क्या होती है, तो बेसिसिटी एक्चुअली क्या होगा, जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन होते हैं, रिप्लेसेबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन होते हैं किसी भी एसिड में, है ना, वही क्या कहलाती है, उसकी बेसिसिटी कहलाती है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, बेसिसिटी ऑफ एसिड मीन्स क्या हुआ, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन। तो अगर आप एसिड के लिए निकाल रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि ये HCl है ना, HCl में जो हाइड्रोजन आयन है, एक ही हाइड्रोजन आयन रिप्लेसेबल है, तो इसकी जो बेसिसिटी कहलाएगी वो क्या होगी, 1, है ना। इसी तरह से अगर आप मान लो H2SO4 लिया हुआ है, अब यहाँ पर इसको इस तरह से भी आप बता सकते हो कि भाई ये आयोनाइज हो रहा है H प्लस Cl माइनस में, तो ये जो हाइड्रोजन आयन है ना, यही इसकी क्या है, वैसे क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन जो रिप्लेसेबल है वो 1 है, तो इसकी जो बेसिसिटी होगी वो क्या कहलाएगी, 1। इसी तरह से अगर आपने क्या लिया हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड लिया हुआ है, फॉर एग्जांपल आपने H2SO4 ले लिया, है ना, तो ये भी क्या होगा, ये क्या होगा, ये हाइड्रोजन आयन दे रहा है प्लस SO4 2 माइनस, ये आयोनाइज फॉर्म हो गई इसकी। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन आयन रिप्लेसेबल हैं, तो इसकी जो बेसिसिटी होगी वो क्या कहलाएगी, 2। इसकी बेसिसिटी क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। तो इस तरह से बेसिसिटी ऑफ एसिड निकाला जाता है। और अब बेसिसिटी ऑफ एसिड हो गया, इसी तरह से बेसिसिटी ऑफ बेस, बेसिसिटी ऑफ बेस सेकंड क्या हो जाएगा, बेसिसिटी ऑफ बेस। तो इसके लिए नंबर ऑफ रिप्लेसेबल क्या हो जाएंगे, हाइड्रोक्साइड आयन, है ना, यहाँ पर नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयन। तो इसमें जिस तरह से एसिड के लिए देखा हुआ था, उसी तरह से क्या हो जाएगा, बेस के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर बेसिसिटी एसिड के लिए होती है और एसिडिटी बेस के लिए होती है, मतलब एसिडिटी एसिडिटी ऑफ बेस। तो एसिडिटी ऑफ बेस क्या कहलाएगी, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयन। अब उस कंडीशन में अगर आप देखें कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने क्या लिया हुआ है, NaOH लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड।
तो ये क्या बनाता है, आयोनाइज फॉर्म इसकी क्या हो जाएगी, Na प्लस प्लस OH माइनस, ये होगी। अब यहाँ पर जो रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयन है वो कितना है, 1 है, OH। तो इसकी जो एसिडिटी कहलाएगी, एसिडिटी जो कहलाएगी वो क्या होगी, 1। क्लियर। और इसी तरह से अगर आपने बेरियम हाइड्रोक्साइड लिया हुआ है, अगर बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH होल ट्वाइस, तो ये भी क्या करेगा, ये अगर आयोनाइज होगा तो Ba प्लस 2 प्लस ट्वाइस OH माइनस, ये बनाएगा। तो यहाँ पर जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो कितना है, 2 है। तो इसकी जो एसिडिटी कहलाएगी वो क्या होगी, 2। ठीक है। तो इस तरह से एसिडिटी ऑफ बेस या बेसिसिटी ऑफ एसिड निकाला जाता है। अब ये सभी चीजें जो फार्मूले के अकॉर्डिंग है वो अपन निकाल चुके हैं। अब इस कंडीशन में जो फार्मूला होगा, है ना, जैसे बेसिसिटी, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, है ना, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, दोनों के लिए जो फार्मूले होते हैं वो क्या हो जाएंगे, जैसे ये तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है इसमें कि बेसिसिटी क्या होती है, एसिडिटी क्या होती है ना। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, अगर आप इक्विवेलेंट वेट निकालना है एसिड के लिए, है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, तो इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिसिटी ऑफ एसिड, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिसिटी ऑफ एसिड, ये किसके लिए होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। इसी तरह से इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी ऑफ बेस, एसिडिटी ऑफ बेस। अब यहां से आप क्या निकाल देंगे, इक्विवेलेंट वेट निकाल देंगे, एसिड हो या बेस हो। तो उस कंडीशन में फिर आप जो नॉर्मेलिटी का जो फार्मूला है उसमें आप इसको रख के उसकी नॉर्मेलिटी किसी भी सब्सटेंस की आप सॉल्यूशन की निकाल सकते हैं। अगर अब जो फार्मूला जितना भी अपन ने यहाँ पे पढ़ा हुआ है, इक्विवेलेंट वेट देख लिया, है ना, मॉलिक्यूलर वेट के जो इक्विवेलेंट वेट होता है और ग्राम इक्विवेलेंट वेट होता है, वो क्या सब होते हैं, बेसिसिटी क्या होती है, एसिडिटी क्या होती है, और उसके अकॉर्डिंग जब नॉर्मेलिटी का फार्मूला देखा जाता है तो नॉर्मेलिटी का फार्मूला कुछ इस तरह से होगा। नॉर्मली जो नॉर्मेलिटी का फार्मूला है वो क्या था, ग्राम इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम। तो उसी चीज को, ग्राम इक्विवेलेंट वेट को ही अपन ने क्या करा हुआ है, फिर ग्राम इक्विवेलेंट वेट को जब देखा तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट में क्या आ गया था, इक्विवेलेंट वेट। फिर इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो एसिड का होता है, बेस का होता है ना। इन सब चीजों को देखने के बाद जो फाइनल नॉर्मेलिटी का जो फार्मूला निकलता है वो फार्मूला होता है n इक्वस टू WB इंटू 1000 अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू V यहाँ पर वॉल्यूम है, ये वेट ऑफ सॉल्यूट होगा, ठीक है। और जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आप डिसॉल्व कर रहे हैं पर लीटर में, है ना, और इसी सॉल्यूट का ये क्या है, इक्विवेलेंट वेट है। कितना वॉल्यूम जो लिया हुआ है वो वॉल्यूम यहाँ पर आएगा। तो ये जो फाइनल जो फार्मूला है नॉर्मेलिटी का वो ये होता है। इसके अकॉर्डिंग आप किसी भी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी को बता सकते हैं। अब इसमें इसी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसकी जो यूनिट होती है नॉर्मेलिटी की यूनिट, जैसा कि फार्मूले में आपने स्टार्टिंग में देखा हुआ था, जो उसका इनिशियल फार्मूला जो था नॉर्मेलिटी का, ग्राम इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम, ये उसका फार्मूला था। उसी के अकॉर्डिंग फिर अपन ने काफी सारी चीजें देखी और यहाँ पर ये वाला फाइनल फार्मूला निकल कर आया। लेकिन जो डेफिनेशन है
कि ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो यूनिट भी उसी के हिसाब से आप यहाँ पर बताएंगे। तो जो ग्राम इक्विवेलेंट पर, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम, ये लिख दिया। और इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है। अब यहाँ पर जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम किस में है आपका, लीटर में है। अगर वो लीटर में है तो आप 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, और अगर ml में आप ले रहे हैं तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको। तो सिंपली सी जो इसकी यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है। तो आज हमने यहाँ पर मोल फ्रैक्शन देखा और नॉर्मेलिटी देखी, इसके न्यूमेरिकल भी काफ़ी आते हैं, तो इस बेसिस पर आप उसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। वो जो मोल फ्रैक्शन का जो आपको बताया हुआ है उसके भी आप फार्मूले के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको लर्न करिएगा, प्रिपेयर करिएगा। एट लास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।